संघ दक्ष आरंभ। सन 1925 विजयादशमी के अवसर पर महाराष्ट्र के नागपुर जिले में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवर जी ने कुछ बालकों को लेकर एक संगठन का निर्माण किया, जो आज पूरे विश्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जाना जाता है। आरएसएस के कार्य प्रणाली में एक प्रचारक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रचारक अपने सरल व सुख और दुख से भरे जीवन अथवा संसार के मोहमाया को त्याग कर नए नए जगहों पर विचरण करते हुए नए लोगों से जुड़कर संघ का विस्तार एवं नए स्वयंसेवकों को शाखाओं से जोड़ता है। भारत अपने कई विशेषताओं के लिए जाना जाता है। यहाँ पर श्रेष्ठ परंपराएं, संस्कृति, जीवन के मूल्य, जीवन शैली, इसको बनाए रखने के लिए अनेक सामान्य व्यक्तियों ने अपना जीवन समर्पित किया है। साधु संत सन्यासी इस देश के सामान्य जनों के सम्मान और आदर के पात्र रहे हैं और इसी श्रृंखला में अनेक महापुरुषों ने अपना जीवन पूर्ण रूप से एक श्रेष्ठ कार्य के लिए समर्पित किया। वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्य रचना में इस प्रकार का भाव लेकर अपना जीवन पूर्ण रूप से समर्पित करने वाली एक मालिका 1940 के बाद भारतवर्ष में शुरू हुई। सामान्य वेश में रहते हुए सामान्य लोगों के साथ सामान्य व्यवहार करने वाला सामान्य व्यक्ति, यही एक संघ के प्रचारक का परिचय है, यही उसकी पहचान है। इस प्रकार के कार्य के लिए 3 गुणों की आवश्यकता रहती है। एक, व्यक्तिगत जीवन की शुद्धता, विचारों के प्रति प्रतिबद्धता और किसी कार्य के लिए, संगठन के लिए समर्पण का भाव। सन 1946 पूर्वोत्तर में आरएसएस का आगमन डॉक्टर दत्तात्रेय बंदिश के सहयोग से हुआ। शुरुआती शाखाओं में गुवाहाटी, शिलोंग, डिब्रूगढ़ एवं सिलचर जैसे शहर भी शामिल थे। इस उत्तर पूर्वांचल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रवेश 1946 में हुआ। उस समय माधवराव मुले, दादाराव परमार आसाम में आए और उनके साथ में कुछ प्रचारक बंधु भी आए, जिसमें डॉक्टर दत्तात्रेय बंदिश थे और कुछ प्रचारक आए थे। पहले गुवाहाटी में शाखा प्रारंभ हुई। गुवाहाटी, शिलोंग और सिलचर, डिब्रूगढ़, ऐसे 3 स्थानों पर उस समय संपर्क, बातचीत और कार्य प्रारंभ हुआ। और उसके बाद में बड़ी कठिनाई में, क्योंकि संघ का कोई कार्यकर्ता या प्रचारक का नाम सुनते से ही उसको मर्डर ऑफ गांधी, गांधी का हत्यारा, ऐसा ही कहा जाता था। तो बड़ी एक चैलेंज के समय ठाकुर राम सिंह जी ने आरएसएस के बेस को यहाँ पर खड़ा किया। जिन लोगों ने संघ के काम को आगे बढ़ाया, उसमें जो मुख्य नाम है तो शशिकांत चौथाई वाले और शरद माधव कुसरे, प्रफुल्ल कुमार बोरा जी जो नौगांव के थे, नवकांत बरुआ, माणिक चंद्र दास कानपुर के, ऐसे जो पहली पीढ़ी के स्वयंसेवक थे। डिब्रूगढ़ में असीम कुमार दत्त अभी सीनियर एडवोकेट है, आज भी है। तो ये प्रथम पीढ़ी के जो स्वयंसेवक थे, उन्होंने फिर आसाम में और बराक वैली में संघ कार्य को विस्तार किया। सन 1937 का अगस्त, ऐसे एक प्रचारक का जन्म तत्कालीन नागपुर जिले के कालामेश्वर नामक एक गांव में हुआ, जिनको आगे चल के
शशिकांत चौथाई वाले के नाम से जाना गया। परिवार में मां श्रीमती इंदिरा और पिता श्री कृष्ण राव के अलावा शशि जी 3 बहनें और 6 भाई थे, जिनमें से 5वें पुत्र हैं शशि जी। नागपुर के परिवार के रहने वाले, पर जब एक संकल्प लिया, विचार हुआ और अपना सारी व्यक्तिगत सुख, व्यक्तिगत आकांक्षाएं, व्यक्तिगत लोभ मोह सब छोड़कर अपने परिचितों से भी दूर जाने का जब निर्णय हुआ, तब बड़े सहजता से नागपुर छोड़कर और देश के सुदूर क्षेत्र में, इस पूर्वांचल में, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में आ गए। हमारे घर में संघ का पूरा वातावरण था। संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूज्य श्री गुरुजी माधव सदाशिवराव गोलवलकर, इनका बराबर जाना आना हमारे घर में था। भाई साहब का उनका निकट संपर्क था, उनके सचिव का काम करने लगे बाद में वो। तो इस प्रकार से मेरी पढ़ाई नागपुर में चलती रही और कभी कभी मन में विचार आता था कि प्रचारक जाना चाहिए, कारण मेरे पूर्व मेरा जो बड़ा भाई है वो बीएससी पास करके स्वयं प्रचारक जा चुका था 1956 में। इसे मेरे दिमाग में विचार तो था कि तो मुझे किसने कहा नहीं। बाद में 1957 में मैंने एमएससी की परीक्षा पास की, तो संघ के वातावरण के कारण हम संघ के स्वयंसेवक बने। इसी बीच में 55, 56, 57 संघ का जो 3 वर्ष का जो ट्रेनिंग रहता है, प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष, इसको ही संपन्न किया। और बाद में मैं एमएससी के लिए 57 के बाद 55 के बाद में एमएससी कॉलेज में गया और 61 में मैं एमएससी पास हो गया। इन द मीन टाइम 61 के पहले 2 साल में एक बार नागपुर और एक बार अमरावती, नागपुर के पास, वहाँ के जो संघ शिक्षा वर्ग है वहाँ पर शिक्षक भी रहा हूँ। शारीरिक विभाग में शिक्षक था मैं। और एक बार मैं घर में बैठा था, हमारे नागपुर के जो कार्यवाह थे वो हमारे घर में आए और कहा कि शशि तुमको जाना है गुजरात। क्या बात है, वहाँ पर संघ शिक्षा वर्ग होने वाला है। उस समय नागपुर से जो संघ शिक्षा वर्ग के जो मुख्य शिक्षक रहते थे वो नागपुर से भेजते थे सब जगह पर, ऑल इंडिया में। तो मुझे जाने के लिए कहा। मैंने कहा मैं तो कभी गया ही नहीं बाहर आज तक। नहीं, जाना पड़ेगा। बोले कुछ नहीं होगा। बात टिकट बिकट की व्यवस्था की और बाद में भाई साहब को तो पूछा, उन्होंने तो ना तो कहने का कारण ही नहीं, कारण घर में तो वातावरण था हमारे। और मैं गुजरात पहुंचा तो परम पूज्य गुरु जी का आशीर्वाद तो था ही संघ के काम के लिए, किंतु वहाँ पर जाने के बाद उस समय जो संघ के जो एक वरिष्ठ प्रचारक थे, तो उस समय संघ के बौद्धिक प्रमुख थे बाबा साहब अपटे, वहाँ पर बहुत क्लोज कांटेक्ट आया। और उसके कारण मुझे मन में जो सुप्त भावना थी कि जाना चाहिए, प्रचारक जाना चाहिए, किंतु उनके जो क्लोज कांटेक्ट से और उसको जरा बल मिला और वहीं से मैंने पत्र लिखा, घर में एक पत्र लिखा भाई साहब को और नागपुर के जो संघ कार्यालय पत्र लिखा। वहाँ पर मुझे कहा कि मैं संघ पद जाने वाला हूँ। मैं नागपुर में आया। नागपुर में उस समय बैठक होने वाली थी, अखिल भारतीय बैठक। उस बैठक में फिर तय हो गया कि मुझे आसाम जाना है। शशि जी की उम्र होने के बाद भी उनका शाखाओं में हमेशा आना जाना लगा रहता है। आज भी सुबह उठकर एकात्मता सूत्र, प्राणायाम और व्यायाम के साथ ही उनके दिनचर्या की शुरुआत होती है। शशि जी को असम में कार्य के उपरांत बहुत सी दिक्कतें भी आई। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल के दौरान शशि जी के प्रचारक यात्रा में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आपातकाल के दौरान शशि जी कई कार्यकर्ताओं को लेकर उत्तर गुवाहाटी में संघ शिक्षा वर्ग का एक प्रशिक्षण शिविर चला रहे थे। और सारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स गिरफ्तार हो गए। संघ को अभी तक बैन किया नहीं कि बैन होने की संभावना है, इसलिए उन्होंने कहा कि आप लोग ये जो कैंप जो है
ये शीघ्र समाप्त करो। वे चले गए सूचना देकर के, किंतु अपने कैंप में कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि संघ पर तो बैन लगा नहीं है, इसलिए हम क्यों समाप्त करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इसलिए संघ का बैन न होने के कारण वर्ग कंटिन्यू चलते रहा, किंतु दिन दिन में परिस्थिति विकट होती गई। पुलिस ने बाद में पूछताछ शुरू की, एक फॉर्म लगा दिया था, सबको वो फॉर्म भरने के लिए कहा और कुछ प्रश्न पूछे, मौखिक प्रश्न, ओरल प्रश्न पूछे। उसमें एक प्रश्न था, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट श्रीमती इंदिरा गांधी या शरद चंद्र सिन्हा, जो उस समय आसाम के चीफ मिनिस्टर थे। अब मणिपुर के कुछ स्वयंसेवक थे जिनको हिंदी भाषा व अंग्रेजी भाषा दोनों ठीक प्रकार से बोलना व समझ में आती नहीं थी। अब कुछ लोगों ने उत्तर दिया, इंदिरा गांधी शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो जो ऑफिसर था पुलिस, उसने कहा कि इसको कैसा लिखेंगे उत्तर। सामने प्रश्न खड़ा हो गया, उसने पूछा अपने ऑफिसर को, क्या लिखूंगा अभी उसका उत्तर। अपने एक प्रचारक थे, उन्होंने कहा, उनको भी प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि these two persons are most incompatible to rule the country and they are most corrupt people. ऑफिसर पूछता है, अरे आपको पता नहीं है इमरजेंसी लग गई, इसका क्या परिणाम होगा, इसका उत्तर लिखेंगे। तो उसने कहा, मैं जानता हूँ इमरजेंसी लगी है, क्या परिणाम होगा, किंतु आपने प्रश्न पूछा है, आपको इसी पर उत्तर देना पड़ेगा। तो जो भी हो, 3 दिन के बाद संघ पर बैन लगा। संघ के सरसंघ चालक बाला साहेब देवरस जी पकड़े गए थे पहले, 3 दिन पहले, और सूचना थी कि संघ के प्रचारकों ने जहाँ तक संभव हो अरेस्ट नहीं होना चाहिए, गृहस्थी कार्यकर्ताओं को और परिस्थिति देख करके डिसीजन देने के लिए कहा। हम सारे शाम के समय गुवाहाटी आए, छोटी सी बैठक हुई और ये तय किया कि सारे जितने संघ के कार्यालय है जगह जगह पर, उस कार्यालय की व्यवस्था करके और जहाँ तक जो रेंटेड हाउस थे उनको छोड़ देना चाहिए। और मेरे ऊपर स्वयं तेजपुर, नौगांव और लखीमपुर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया इन स्थानों का दायित्व दिया। मैं तुरंत तेजपुर चला गया, नौगांव चला गया, तेजपुर चला गया, वहाँ के कार्यालय को सूचना दी और बाद में लखीमपुर गया, वहाँ कार्यालय का सामान वैसा ही पड़ा था। तो रात रात में मैंने कुछ सामान तो वहाँ से निकाल दिया, कागज पत्र, और एक स्वयंसेवक के घर में आकर सोया। रात को 10 बजे रेडियो में समाचार आया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कुछ संगठन के बाद में संगठन पर सरकार ने बैन लगाया है। किंतु वो समाचार हमने ठीक प्रकार सुना नहीं, दोबारा सुनने की कोशिश की, किंतु फिर लगा नहीं, इससे क्या हो गया पता लगा नहीं। मॉर्निंग 5 बजे उठ करके मैं संघ के कार्यालय में आया। वहाँ पर जो स्वयंसेवक सोया था उसको कहा कि अरे क्या हो गया, कहा समाचार सुना, हाँ RSS बैन हो गया बोले। और वो था सरकारी कर्मचारी। मैंने कहा तुम तुरंत यहाँ से भागो। उसको तुरंत तो वहाँ से निकाल दिया मैंने, और जाते ही 1 घंटा बाद में वो कार्यालय में पुलिस आई, पुलिस ने कार्यालय सील किया और वो सामान सब ले गए। और मैं वहाँ से धेमाजी गया बस से उठ करके। वो एक जगह बताते हैं कि जब वो महाविद्यालय में, जब वो कॉलेज में पढ़ने जाते थे, तो वो या तो कुर्ता पजामा पहनते थे या धोती पहनते थे। उनकी भाभी उनको बार बार कहती थी कि तुम अब कॉलेज जा रहे हो तो पैंट पहन के जाओ, पैंट कमीज पहन के जाओ। तो वो कभी स्वीकार नहीं कर पाया उस चीज़ को, हमेशा कुर्ता पजामा और या धोती ही पहनते थे। जब आपातकाल हुआ और जब पुलिस सब संघ के कार्यकर्ताओं को और भी लोगों को पकड़ रही थी, तो उनको संघ से निर्देश मिला कि आपको अभी अपना वेशभूषा बदलनी पड़ेगी और आपको पैंट कमीज में रह के अपने को काम करना पड़ेगा, ताकि पुलिस को अंदाज ना आ सके कि ये कौन व्यक्ति हैं। तो वो बहुत ही रोचक तरह से लिखते हैं कि जो काम मेरी भाभी इतने सालों तक नहीं करवा पाई, वो इंदिरा दीदी ने करवा दिया। आपातकाल समाप्त होते होते असम में एक नए आंदोलन का जन्म हुआ, जो असम स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा प्रारंभ किया गया, जिनमें विदेशी प्रवासों को रोकने की मांग की गई। असम स्टूडेंट्स यूनियन के लिए विदेशी प्रवासी देश के अन्य राज्य से आ रहे शरणार्थी थे, जबकि संघ के लिए अन्य देश से आ रहे प्रवासी
विदेशी माने जाते थे। इसको लेके संघ ने आंदोलन को एक दिशा देने का निर्णय लिया। कुछ दिन पहले मंगलदेई में एक चुनाव हुआ था और पार्लियामेंट का। उस चुनाव में वोटर लिस्ट का जब अध्ययन किया गया, सब देखा गया कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले के तुलना में कई गुना ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स की संख्या बड़ी है। तो यहाँ का जो मेन स्टूडेंट आंदोलन है आसू, इस आसू ने, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, उन्होंने डिमांड ली कि आसाम से विदेशी जो नागरिक है उनको बहिष्कार करना चाहिए। इसके कारण बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। जो चुनाव तो स्थगित हो गया बाद में, थोड़ा सा बात समय के लिए, किंतु आंदोलन चला कि आसाम में सभी विदेशी लोगों को निकालना चाहिए। और इस आंदोलन की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ने लगी। आसू ये बड़ा स्ट्रांग संगठन था उस समय, किंतु कुछ लोग रहते उसमें, विदेशी लोगों को निकालना है तो विदेशी कौन, ये प्रश्न आ गया। तो कासू ने कहा जो बांग्लादेश से है विदेशी होनी चाहिए। वहां पर एक थे और नासिर अहमद नाम के आसू के लीडर, उन्होंने कहा नहीं, विदेशी मतलब बहिरागत, जो आसाम में बाहर से आए, बाहर से राजस्थान है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, ये सब लोग बहिरागत होने चाहिए। ऐसे बहिरागतों को निकालो, ऐसा उन्होंने नारे लगाए। उतना पावरफुल था कि उसी नारे से बहिरागत हटाओ, बहिरा को बहिष्कार करो। संघ को लगा ये तो बड़ी मुश्किल है, इसका तो गलत अर्थ हो जाएगा। तो संघ ने इस आंदोलन को और दिशा देने का प्रयत्न किया। तो संघ ने डिमांड की, हाँ, संघ ने क्या कहा? संघ ने कहा कि ये बात तो ठीक है, बांग्लादेशी नागरिकों को जाना चाहिए, ये बात तो बराबर है। जो पश्चिम पूर्व बंगाल से आए उनको जाना चाहिए, वो विदेशी है। ऐसा संघ का स्टैंड था। एक नंबर, विदेशी कौन है? आसू की परिभाषा में बहिरागत मतलब विदेशी नहीं होता, जो बांग्लादेश से आए वो विदेशी है। और विदेशियों में भी दो कैटेगरीज है। एक विदेशी जिसको कहेंगे जो एक स्ट्रेटेजी लेकर के आसाम को संख्या लघु बनाने के लिए, और एक स्ट्रेटेजी आसाम को संख्या लघु क्षेत्र को संख्या गुरु बनाने के लिए जो षड्यंत्र चल रहा है, संख्या गरिष्ठ बनाने के लिए जो आ रहे हैं, वो तो इन्फिल्ट्रेटर्स है, इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स है। और जो लोग शरणार्थी है, रेफ्यूजी है, निर्वासित है, जिनका घरदार नहीं है, हिंदुओं के लिए कोई स्थान नहीं भारत छोड़ करके, ऐसे भय से है, डर से है, जिनको भगाया गया है, बांग्लादेश वॉर के समय में हो, पाकिस्तान वॉर के समय भी हो, ये सब लोगों को हम शरणार्थी कह सकते हैं, निर्वासित कह सकते। दे आर नॉट फॉरेनर्स, ऐसा संघ का स्टैंड रहा। और इस संघ ने इस प्रकार से ये शुरू किया, इसलिए आसू का संघ से विरोध चला। सन 1983 में असम आंदोलन के पश्चात विश्व हिंदू परिषद के छत्र छाया में एकाद पद यात्रा नामक एक कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदुओं में एकता का विस्तार करना था। इस प्रकार से 4 जगह से 4 यात्रा निकाली गई और बहुत बड़ी संख्या में उस यात्रा में लोगों ने भाग लिया। भारत माता की जय करके एक मीनाक्षीपुरम की घटना को यात्रा निकली थी कि तो सारे भारत वर्ष में उसका जागरण हो गया। आसाम से भी परशुराम कुंड से जो यात्रा निकली थी, उस यात्रा को तो मेरे परशुराम कुंड से और गुवाहाटी तो साथ में मैं था। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के कुछ लोगों ने अपने संगठन से अलग होके आतंकी संगठन उल्फा को जन्म दिया, जिन्होंने आगे जाके हथियारों एवं हिंसक तरीकों से संघ को अपना निशाना बनाया। कई प्रचारकों को अगवा किया गया और कई की निर्मम हत्या की गई। अपने सहयोगी प्रचारकों तथा स्थानीय कार्यकर्ताओं की हत्या का मार्मिक प्रसंग आदरणीय शशि जी ने कैसे सहन किया होगा, इसकी हम केवल कल्पना मात्र ही कर सकते हैं। लेकिन इस परिस्थिति में भी शशि जी ने प्रांत के अन्य कार्यकर्ताओं को निराशा से उभार कर कार्य विस्तार और दृढ़ीकरण कर अपनी स्थिर प्रज्ञता का उदाहरण दिया। इसी बीच में
चल रहा था, किंतु बीच में से ही एक नया ट्रेंड आसाम में लगा। मैंने कहा ना कि अनुकूलता आती है और फिर कुछ प्रतिकूलता शुरू होती है। आंसू के आंदोलन के साथ साथ में कुछ आंसू के लोगों ने कहा कि ये तो करना ठीक नहीं है, तो कुछ लोगों ने और आंसू से छुट्टी लेकर के कहिए और एक राजनीतिक पार्टी स्थापन की जिसका नाम दिया असम गण परिषद। उन्होंने पॉलिटिकली लड़ना शुरू किया और कुछ लोग जो आंसू के, उन्होंने कहा इलेक्शन से कुछ होने वाला नहीं है, और उन्होंने कहा कि हाथ में बंदूक लेनी चाहिए और स्वाधीन आसाम की और डिमांड करनी चाहिए। इसलिए कुछ लोग हाथ में बंदूक लेकर यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम उल्फा नाम का एक संगठन शुरू किया और उसमें सरकार विरोधी जो लोग हैं उन पर अटैक करना शुरू किया। कांग्रेस के लोग पर अटैक किया, सब लोग अटैक किया, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों पर अटैक करना शुरू किया, मारना शुरू किया, कई लोगों को मारा भी, कई कांग्रेसी लीडर्स भी मरे उसमें। और उसमें से एक संघ भी उनको लगा कि संघ तो अखिल भारतीय पार्टी, अखिल भारत की यूनिटी चाहता है, अखंड भारत चाहता है, और हम तो स्वाधीन आसाम चाहते हैं, संघ का विरोध करो। और संघ का विरोध कैसा करेंगे, तो टारगेट रखा उन्होंने लोअर आसाम में, जहाँ पर अपना काम अच्छी प्रकार से बढ़ा था। तो इनके इस अभियान में कि संघ के लोगों को भी किडनैप करो और संघ के लोगों को भी मारो, उन्होंने अपने लोअर आसाम से तीन प्रचारकों में से एक प्रचारक को किडनैप किया। पहले कई दिन तक उसके समाचार आते रहे, उसकी सूचनाएं मिलती रही। इवन उस समय के जो मिनिस्टर थे एजीपी के, वो भी जानते थे। एक बार उन्होंने कहा अपने कार्यकर्ता को, अरे आपका आदमी जो है ना वो तो एडामेंट है। उसको अल्फा ने कहा कि आप लोग तुम चले जाओ बाहर में, अपने घर में चले जाओ केरल में, हम तुमको छोड़ देंगे। वो तैयार नहीं होता। इस प्रकार से उसको किडनैप करके बाद में मार डाला। और एक कार्यकर्ता को तो कार्यालय में जाकर मारा, एक कार्यकर्ता को एक संघ चालक के स्मृति में एक कंडोलेंस मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग के अंदर जाकर मारा। ऐसे 3 संघ के कार्यकर्ता और एक संघ के कार्यवाह, ऐसे 3-4 लोगों को अल्फा ने हत्या भी की। और उसी समय त्रिपुरा में भी और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम NLFT, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने, NLFT ने, और वहाँ के और क्रिश्चियन मिशनरी के साथ लेकर के त्रिपुरा में बंगाल से आए हुए 3 प्रचारक और एक संघ के बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता, क्षेत्र कार्यवाह, इन चारों को और किडनैप किया और बाद में उनकी भी बांग्लादेश आकर हत्या की। इस प्रकार से संघ में अनेक प्रकार के संगठन आते रहे। तो 2000 साल तक और संघ ने इस प्रकार से अनेक प्रकार के संगठनों को भेजा है। फिर संघ के लोग डटकर खड़े रहे। कई लोग निराश होते थे, प्रचारक भी निराश होते थे, जाने के बाद सोचते थे। सुदर्शन जी ने कहा, अरे भाई यहाँ पर ऐसा आदमी चाहिए जो 5 साल तक जमकर बैठे, काम बढ़े दरकार नहीं बढ़े कम हो जाए नहीं दरकार नहीं, यहाँ पर जमकर बैठो। हिम्मत दिया लोगों को, लोगों ने काम किया, काम बढ़ते गया। इस प्रकार से संघ बढ़ते गया। पूर्वोत्तर भारत उस समय 2 प्रांतों में विभाजित था, जिनमें बराक घाटी, डीमा हसाओ, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड को जोड़कर दक्षिण असम प्रांत की रचना हुई और शशि जी को दक्षिण प्रांत के प्रचारक का दायित्व दिया गया। बाद में 1994 में इस पूरे नॉर्थ ईस्ट, जब एक ही प्रांत बनते थे, इस नॉर्थ ईस्ट के 2 प्रांत बने हैं। 1994 में इसकी 2 प्रांत की रचना हुई है। उसमें 94 से लेकर 2000 तक तो मैं उस उत्तर असम प्रांत में रहा और 2000 में मेरा क्षेत्र जो है ये दक्षिण असम प्रांत में रहा। प्रांत प्रचारक बनने के दौरान शशि जी ने उग्रवादियों द्वारा निर्मित कठिनाइयों का सामना जिस स्थिर मन से किया, वो हमारे और भविष्य में आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए उदाहरण स्वरूप है। माननीय शशि जी को जानने का अवसर मिला लगभग 2 वर्ष पूर्व, जब मैं बराक वैली में यहाँ पर आया सिलचर में। उनसे मिलकर एक
अलग किस्म का एहसास हुआ कि देश सेवा के लिए कितना कोई व्यक्ति अपने को समर्पित कर सकता है। वो समर्पण उनमें मुझे दिखा। उन्होंने मुझे अपने एक पुस्तक की प्रति मेरी प्रचारक यात्रा भेंट की और उस पुस्तक के माध्यम से उनके संघर्षों को जानने का मुझे अवसर मिला। शशि जी का प्रचारक जीवन स्वयंसेवकों के लिए एक आदर्श है। आप सिलचर में रहते हुए सब स्वयंसेवकों को मार्गदर्शन करते रहते हैं। कोई भी कार्यकर्ता किसी भी विषय में उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आते हैं तो एक आनंद एवं संतोष की भाव लेकर के जाते हैं। जितने पुराने कार्यकर्ता है अपना आदर्श के साथ जड़ित रहे, सबका देखभाल करना, सबसे संपर्क रखना, ये उनका दैनंदिन कार्य है। टेलीफोन के माध्यम से कभी घर में जाकर के उनका सुख दुख में, घर की कठिन परिस्थिति में संपर्क करना, ये उनका हर समय का एक स्वभाव रहा है। আর কি খবর? বহুত দিন পরে কোনো খবর না একদম। হ্যাঁ, আরে আমি তো এখানে থাকি, আমি কোথায় যাব? আমার শরীর, আরে পুরাতন কালে একটা হিন্দি পিকচার ছিল, আমার নাম মনে না, হিন্দি পিকচারের নাম ছিল চলতি কা নাম গাড়ি। আমার গাড়ি চালু আছে, আমার গাড়ি চালু আছে, আর চিন্তা করবে না। ঠিক আছে, এমনি তো ঠিক আছে শরীর, খালি হাঁটুর ব্যথা আছে এই বয়সে আর কি। হ্যাঁ, বাকি তো ঠিক আছে। আরে মাঝে মাঝে আসো কার্যালয়। হ্যাঁ, शशि जी बहुत से स्वयं सेवकों के लिए मार्गदर्शक है। संघ में नए कार्यकर्ताओं की विपरीत परिस्थितियों अथवा उनकी छोटी बड़ी असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कैसे उनका साहस बढ़ाना है, ऐसी कई बातें शशि जी द्वारा स्वयं सेवकों को सीखने को मिली। हम शशि जी का जीवन जब देखते हैं तो जब व्यक्ति का समर्पण का भाव प्रखर हो जाता है तो व्यक्ति अपने आप को उसी दिशा में ढालते हुए उस कार्य को सारी ऊर्जा के साथ करता है। शशि जी का जीवन इस प्रकार का हम सब के सामने रहा। यहाँ की भाषा, यहाँ का खान पान, यहाँ की रहन सहन जब हम देखते हैं तो शशि जी पूर्ण रूप से एक असम के व्यक्ति बन गए हैं। भाषा में प्रभुत्व है, जीवन के आचरण में शुद्धता है, व्यवहार में विनम्रता और शालीनता है, और इतना होने के बाद भी किसी प्रकार का अहंकार का अंश मात्र भी उनके व्यवहार में हमें कभी दिखाई नहीं देता। परिस्थितियां आती है, शरीर कभी कभी और विपरीत चलता है, लेकिन शरीर के कष्टों की, प्रकृति की, स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं यहीं पर रहूंगा और मेरा जीवन इसी क्षेत्र के लिए मैंने संघ कार्य के माध्यम से लगाया है। और हम देखते हैं कि शशि जी पूर्ण रूप से एक आसाम के व्यक्ति के रूप में हम सबके सामने विकसित हुए।